So guys, this is your class 11th revision lectures. Class 11th न्यूटन लॉज का डाउट है, डाउट सेशन, न्यूटन लॉज का डाउट्स। हाँ भाई यार, इसके अंदर तो यही था ना कि ये चेन है और ये चेन जमीन पे टच कर रही है और इसको यहां से छोड़ दिया और लेंथ इसका एल है। ये कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे एक्स लेंथ गिर चुका है, ये एक्स लेंथ गिर चुका है, ये एक्स लेंथ गिर चुका है। ये छोटा सा एलिमेंट लो, ये छोटा सा एलिमेंट लो, ये जमीन पे आके टकराएगा। कितनी वेलोसिटी से आके टकराएगा? √2gx से आके टकराएगा। चलेगा? √2gx से आके टकराएगा। और ये जो छोटा सा पार्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो √2gx होगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके मोमेंटम में चेंज आया? इसके मोमेंटम में चेंज आया तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? इसमें फोर्स लगेगा फाइनल माइनस इनिशियल, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होता है? ρ(a)v²। रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v² हो गया 2gx एंड रो इंटू ए क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा m/l 2gx। हाँ या ना? m/l 2gx। सर हाँ बेटा बोलो। सर पर जो जो मास पर यूनिट टाइम है सर, वो तो पॉइंट मास का होगा ना, नहीं तो चेन का थोड़ा ना होगा। नहीं तो ρ(a) क्या था हमारा? एक एक ट्यूब थी और जो ट्यूब के अंदर पानी फ्लो कर रहा था, तो उस ट्यूब का क्या बोलते हैं, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी था। ए क्या था हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तो वो तो पूरे चेन का ही हो जाएगा ना ρ(a)। तो सर पर उसमें तो सर हर पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम थी ना, तो आपने यहाँ पे हर पॉइंट की वेलोसिटी √2gx कैसे क्या दी सर? वो तो अलग अलग होगी सर। अरे इस क्रॉस सेक्शन पे मान लो ना कि ऐसा है कि भाई यहाँ पर हमारा एक तरीके से ρ(a) क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ नहीं हो जाएगा? ज्यादा सोचते हो यार, बस हो गया है। ठीक है, कर दो इसे। ठीक है, नहीं तो इसको और दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूं मैं, और कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे मानो कि ये छोटा सा लेंथ है dx, ये dx पहले ऐसे v से जा रहा था और जब ये पूरा पिचका यहाँ पर, पिचकते पिचकते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बोलो हाँ। तो dx यस। लेंथ के अंदर वेलोसिटी v से कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? v 0। से कितनी हो गई? 0। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर टाइम ले लो, ये डेल्टा टी। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? mv/डेल्टा टी। यस बोलो सर। हाँ। m ये हो जाएगा, ये वाला मास dm। ठीक है, तो डेल्टा एम कितना हो गया हमारा? रो डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मास, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। और फिर ऐसा मानो कि जो ये वाला एंड है, जैसे ये हमारा रॉड का छोटा सा पार्ट था, ये भी v से जा रहा था, ये वाला एंड भी v से जा रहा था। और जब ये वाला एंड यहां से यहां पहुंचा, ये वाला एंड यहां से यहां पहुंचा dx डिस्टेंस चल के, इतनी देर में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। बोलो हाँ। यस सर। तो ये तो बेसिकली, v/dx होगा टाइम। हाँ तो ये बेसिकली दोबारा से वही आ रहा है, ρ(a) v v² स्क्वायर। ईयर। गॉट इट और नॉट? यस सर। दो तरीके हो गए इसे करने के। वैसे मैं तो डायरेक्टली कहूंगा कि जैसे मैंने क्लास में कराया था, मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड, उससे करो, वो ज्यादा आसान है। बेस्ट केस सिनेरियो है वो। सर इससे ज्यादा ही फील। यस सर। इस वाले से ज्यादा फील आई तुम्हें? यस गड़बड़ सर। है, गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है। ये जो वेइंग मशीन है, ये तो मान लो कि एक रस्सी है, बस और कुछ नहीं है। इसकी एक्सेलरेशन नीचे ए होगी, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी, ए होगी। तो हम क्या कहेंगे? m2g माइनस टी इज m2a एंड t माइनस m1g इज m1a। और टेंशन निकाल लेना। टेंशन आ जाएगी 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एंड कैन आई से जो ये टेंशन होगा दैट विल बी द
रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। यस क्योंकि सर। अगर ये स्प्रिंग देखा जाए तो ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ पे होता, मान लो ये नेचुरल लेंथ पे होता, और फिर ये कहोगे कि इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो इसका इलोंगेशन हो गया एल नॉट प्लस एक्स, हाँ या ना। तो इधर से लग रहा है के एक्स और इधर से लग रहा है टी, तो टी इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अब तुम ये कहोगे कि ये तो एक्सेलरेट भी कर रहा है स्प्रिंग, सर ये तो मासलेस पॉइंट है। मासलेस पॉइंट है, तो मासलेस पॉइंट पे एफ नेट इक्वल टू एम ए करोगे, तो ए अगर है भी और एम जीरो है तो एफ नेट जीरो बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सर। नेक्स्ट। ये कह रहा है 13 kg block is put on the top of 5 kg block, ये 13 kg है, it is put on top of 5 kg. In order to cause the top wala to slip on the bottom wala, a horizontal force of 12 न्यूटन should be applied to the top wala. 12 न्यूटन इस पे लगाएंगे तो ये स्लिप मारता है, इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम कहेंगे 12 माइनस ऑफ म्यू इंटू 130 इज 13a। सर और एक सेकंड भैया, पहले मेरे को सोच लेने दो यार, म्यू इंटू 130 इज 5a, बोलो हाँ। अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस टेबल, ये लिखा हुआ, ये स्मूथ। अब बोलो क्या कह रहे थे, गलत कर देता मैं भी, हाँ बोलो बोलो, अब बताओ क्या कह कुछ रहे नहीं थे। सर, नहीं नहीं सर। समझ गए ना कि ये यहाँ पर ये कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स 12 लगा सकते हैं जब ये स्लिप ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा। इससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेना, ए मत निकालना, क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन निकाल सर, लेना। आंसर नहीं आ रहा था सर। अरे आ जाएगा भाई, क्या कैसी बातें कर रहे हो। ए कितना हो जाएगा, 12/13 माइनस 10 म्यू इज ए को लिख देना म्यू इंटू 130/5, इससे म्यू निकालो। उसके बाद इसने क्या कहा है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स विच कुड बी अप्लाइड। अब नया पार्ट चालू कर दिया क्वेश्चन का, टू द लोअर वाला सो दैट दे विल मूव टुगेदर। तो एक नया क्वेश्चन है कि भाई सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन इस बार फोर्स नीचे वाले पे लगा रहे हैं मैक्सिमम, सो दैट कि ये साथ साथ चले। तो मैं कहूँगा इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा 130 म्यू 130 इज 13a, तो ए तो हो गया 10 म्यू, और एफ माइनस म्यू 130 इज 5a, तो म्यू 130 इज 13a, 13a प्लस 5a, तो एफ इज 13 प्लस 5, ए को लिख देना हमारा म्यू 10, इससे आ जाएगा। गॉट इट। और ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी, मैंने कहा मतलब म्यू जी हो जाएगी ना, म्यू 10। बोलो हाँ। हाँ क्या दिक्कत थी भाई इस क्वेश्चन में? सर, आंसर नहीं आ रहा था कुछ। आ जाएगा, ट्रस्ट में ऑन इट, क्या आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। और क्या क्वेश्चन है ये वाला? सर सी पार्ट इसका। एक सेकेंड, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम विल इट मूव एट कांस्टेंट स्पीड। एक केस होगा जिसमें कांस्टेंट स्पीड नीचे होगा, मतलब ये नीचे जा रहा है, ये नीचे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी m2g साइन थीटा इक्वल टू t प्लस म्यू के m2g कॉस थीटा एंड t इज इक्वल टू m1g। चलेगा। दूसरा केस होगा जिसमें वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी, फ्रिक्शन नीचे लगेगा,
तो उस केस में हो जाएगा m2g sin थीटा प्लस म्यू के m2g cos थीटा इक्वल टू t विच वुड बी इक्वल टू m1g। दो केसेस बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? बोलो। सर एक डाउट था सर इसमें, सर हम ऐसे नहीं सोच सकते कि मतलब एक केस होगा कि m1g sin थीटा इज ग्रेटर देन m2g sin 37? व्हाट? सर के m1g इज ग्रेटर देन m2g sin 37, ये एक केस हो गया, और एक केस हो गया कि m2g sin हाँ, तो 37 इज ग्रेटर देन m1g। उस केस में भी ये बोल रहा है ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। हम्म। तुम कह रहे हो कि इसका mg sin थीटा इसके mg से बड़ा हो, हाँ या ना? हम्म। तो उस केस में उसमें भी तो इनफाइनाइट केसेस हो सकते हैं। इसने ये भी कहा है उसके अंदर mg sin थीटा ग्रेटर देन mg हो, तो वो कौन से वाला केस हो गया? वो ये वाला केस है, ब्लू वाला, हाँ या ना? लेकिन इस वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट भी होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन से निकलेगा फिर। हाँ। हाँ यस सर। सर पर आइडिया तो लग सकता है ना कि थोड़ा सा। हाँ, नहीं तो वो आइडिया तो लगा भी चुका, मैं सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। यस सर। तो वो आइडिया तो पुराना हो गया अब। और इस वाले में कोई और था? 10th। भाई ये कह रहा है F इज 80, ये एक्ट कर रही है और इसके ऊपर m रख दिया, ये m है, कैपिटल M। अब ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, टाइम के, इसको केटी बोल दो पहली बात तो, 80 मत बोलो, इसे केटी बोलो वरना कंफ्यूजन हो जाता है। और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, दोनों का a है। और इधर लग रहा होगा स्टैटिक, इधर लग रहा होगा स्टैटिक। टाइम के साथ फील आ रही है कि स्टैटिक बढ़ता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि f बढ़ता जा रहा है। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? टाइम के साथ अभी यस तो सर। एक लिमिट तक तो साथ साथ चलेंगे, ये फोर्स बढ़ती जा रही है, ए बढ़ता जा रहा है, स्टैटिक बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके स्टैटिक लिमिटिंग हो जाएगा, उसके बाद ये अलग अलग चलेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो जब ये अलग अलग चलने वाले होंगे तब क्या कंडीशन आ जाएगी? म्यू म्यूस। एस एम जी इज एम ए एंड के टी माइनस म्यू एस एम जी इज कैपिटल एम ए। दोनों को ऐड कर देना तो के टी इज इक्वल टू एम प्लस एम, ए को लिख देना म्यू एस जी। बोलो हाँ। जो ये वाला टाइम आ रहा है, ये वाला जो टाइम आ रहा है, इस पे ये टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? एम प्लस एम म्यू एस जी अपॉन के। तो ये टाइम की वैल्यू t1 बोल दो। तो फॉर टाइम t लेस देन इक्वल टू t1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू t0 दे विल मूव टुगेदर। बोलो हाँ। यस सर। एंड फॉर t ग्रेटर देन t1 रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव मोशन हो जाएगा। किस किस को चमका गाइस? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। अगर ये समझ में आ गया then I can talk about this question also. सर एक मिनट ये पर लिखना है। हाँ लिखो लिखो। जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी। आज मैंने पेपर भी डिस्कस करना है वो काइनेमेटिक्स वाला, चलेगा? यस सर। हो गया सर। ओके गुड। भाई ये भी तुम्हारा डाउट है, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ही, इस थोड़ा सा उल्टा कर दिया। इसमें इसमें नीचे वाले पे लगा रहा था, एक सेकेंड, हाँ इसमें नीचे वाले पे लगा रहा था, इस वाले में ऊपर वाले पे लगा रहा है, इस वाले में ऊपर वाले पे लगा रहा है। बोलो हाँ। थोड़ा सा फर्क तो है। किस किस को चमका? यस सर। अब यस सर। ऊपर वाले पे क्या हो रहा होगा? इधर लग रही है फोर्स,
के टी, इधर लग रहा है स्टैटिक, नीचे वाले पे आगे लग रहा है स्टैटिक, और दोनों की एक्सेलरेशन होगी ए, एक लिमिट तक। सही है कि नहीं है? और ये और ये एक्सेलरेशन का एक ग्राफ कैसा हो जाएगा? हम कह देंगे के टी माइनस एफ एस इज एम ए एंड एफ एस इक्वल टू कैपिटल एम ए। तो हम कहेंगे ए आ जाएगा तुम्हारा के टी KT upon M plus अपॉन M। एम प्लस एम। ये कैसा हो गया? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कैसा हो गया? एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। वर्सेस टाइम हो गया ऐसा। बोलो हाँ। ये हो गया थीटा वन, जहां पर टेन थीटा वन कितना हो जाएगा? के अपॉन M plus M। एम प्लस एम। बोलो हाँ। वाई इक्वल टू एम एक्स से रिलेट कर रहा हूं मैं, वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेट कर रहा हूं। बोलो हाँ। यस सर। उसके बाद ये एक टाइम आएगा जिस टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे रुक जाओ यार। एक टाइम आएगा जिस टाइम की वैल्यू वो हो जाएगी जिस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम की वैल्यू अगर कोई निकालना चाहे जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स कितना हो गया? म्यू एस स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम, ये हो गया ए। और ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ए की वैल्यू डाल दो म्यू एस स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम। इससे टी निकल जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। और इस ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू एस स्मॉल एम जी बाय स्मॉल mg upon कैपिटल M। कैपिटल एम। किस किस को ये चमक गया गाइस? बोलो हाँ। यस अगर सर। अगर वैल्यूज निकालने वाली बात आ रही है तो ये मत कहना कि सर ये नहीं पूछ सकते। डेफिनेटली पूछ सकते हैं वैल्यूज निकालने वाली बात। गॉट इट और नॉट? निकालनी आ रही है, नहीं आ रही है? उसके बाद नीचे वाले की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों नीचे वाले की कांस्टेंट हो जाएगी? नीचे वाले पे Kinetic तो लगेगा। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसकी एक्सेलरेशन अब नीचे कांस्टेंट कितनी हो जाएगी? म्यू के स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम। और म्यू एस और म्यू के अगर बराबर हैं तो ये इसी वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो हाँ। ऊपर वाले का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर वाले का ग्राफ कैसा होगा? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो होगा, लेकिन क्या इसी स्लोप से इंक्रीजिंग होगा या नो सर। डिफरेंट स्लोप से? नो सर, उठ के आएगा। पता नहीं ना, मतलब वो तो देखना सर पड़ेगा तुम्हें। KT माइनस FK अपॉन स्मॉल m होगा ना, तो लग स्लोप है। के टी माइनस म्यू के एम जी बाय स्मॉल एम है। बोलो हाँ। यस सर। ये ऊपर वाले की एक्सेलरेशन होगी। चलेगा? इसकी स्लोप कितनी है? के बाय स्मॉल एम। पहले थी M। के बाय एम प्लस एम, तो के बाय स्मॉल एम तो ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? तो बड़ा हो गया तो इसकी स्लोप इस प्रकार की होगी। ये थीटा टू हो जाएगा। और टेन थीटा टू कितना होगा? K अपॉन M। के अपॉन स्मॉल एम। किस किस को चमका गाइस? यस सर। So this option is wrong. This option is wrong because they are trying to make slope same. हाँ या ना? This they were trying to make it correct, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें भी स्लोप सेम कर दी। और ये जंप क्यों आया है? म्यू के और म्यू एस म्यू के के डिफरेंस के कारण आ डिफरेंस। रहा है। म्यू एस म्यू के डिफरेंस के कारण आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू म्यू एस में थी और म्यू के म्यू एस से छोटा होता है, तो ये वाली वैल्यू अचानक से थोड़ी सी छोटी हो जानी चाहिए, थोड़ी सी छोटी, और ये थोड़ा सा जंप खा के ऊपर चला जाना चाहिए। बोलो हाँ। किस किस को चमका गाइस? यस सर। क्योंकि इसमें पहले म्यू एस माइनस कर रहे थे, इसमें पहले के टी माइनस म्यू एस एम जी अपॉन एम कर रहे थे, और फिर अचानक से म्यू के कर दिया, और म्यू एस बड़ा होता है तो ये वैल्यू छोटी थी, तो ये वैल्यू तो ये वाली हो गई, और अचानक से म्यू के किया छोटा हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो थोड़ा सा जंप आ गया। बोलो हाँ। ये वाला जंप रिप्रेजेंट कर रहा है ये। किस किस को चमका? परी जी समझ में आया है? सर वाई इंटरसेप्ट से भी सोच सकते हैं सर। कैसे भी सोच लिया, बस ठीक है, बस सोच सोच बस सोच लो। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए ट्राई करने चाहिए
कि उनकी जो वर्डिंग है उससे तुम्हें समझ पाना कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? वरना मैंने करा तो सब कुछ दिया, लेकिन जैसे अब मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये तुम्हारा डाउट है। अब ये जिसका भी डाउट है भाई, इसमें प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन में करा चुका, लेकिन तुम वर्डिंग से समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन वाला क्या बोलना चाह रहा है। एम आई राइट? ये कह रहा है a small block of M moving on the inside of a smooth fixed hollow hemisphere, smooth fixed hollow hemisphere describes a of radius r, ये small r है, describes a horizontal circle at a distance r/2 below the center of sphere, center of sphere से r/2 डिस्टेंस पे इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो चक्कर काट रहा है, समझे? तो मैंने कहा भैया ये ऐसे चक्कर काटेगा, अगर ये ऐसे चक्कर काटेगा तो ये ऐसे हो गया, इस पे ऐसे लगेगा नॉर्मल, ऐसे लगेगा mg, चलेगा? और हमने कहा ये एंगल ले लो थीटा, तो हम ये कह सकते हैं cos थीटा इज r/2 अपॉन r, दैट इज 1/2, थीटा इज 60 डिग्री। बोलो हाँ, किस किस को चमका? यस सर। और इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ऐसे। ये जिसका भी डाउट था भाई, किसका डाउट था? चमक गया है तुम्हें या नहीं चमक गया है? दो एक्सिस चूज कर लेना, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया, क्लास में कराया हुआ था लेकिन ये हिट नहीं कर रहा था कि ये वही क्वेश्चन है। ओमेगा स्क्वायर रेडियस का साइन थीटा, रेडियस का साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2, हाँ या ना? तो n cos थीटा हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो गया, n cos थीटा हो जाएगा mg, n cos थीटा हो जाएगा mg, n साइन थीटा हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r √3/2। बोलो हाँ, n से n काट दो, क्यों काटेंगे वैसे? इसने पूछा क्या है था बाय द वे? फाइंड द टाइम पीरियड इन द फोर्स विद विच द ब्लॉक, n पूछा था यार, n तो n पूछा था तो यहीं से निकाल लो ना। n कितना आ गया? mg/cos थीटा। cos cos 60 तो 1/2, 2 mg आ गया ना, नॉर्मल इज 2 mg। बोलो हाँ, चलेगा? नॉर्मल आ गया 2 mg, और 2 mg आ गया तो यहाँ पर डाल ही दो, वैल्यू डाल दो यार। तो ये आ गया साइन, ये वाला भी कट गया, और 2 mg इज m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा निकाल लेना इससे यार। कितना आ रहा है ओमेगा? ओमेगा आ रहा है 2g/r का रूट। बोलो हाँ, एक एक सर्कल चक्कर, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, एंगुलर 2 वेलोसिटी, पाई ओमेगा। तो एक चक्कर काटना है इसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए? 2 पाई। तो 2 पाई शुड बी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम हो गया रिवोल्यूशन का 2 पाई/ओमेगा। बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट, कहाँ है भाई अगला? कौन सा डाउट? ये रहा। लिख लिया सबने? अरे यार लिख लिया था, नहीं लिख लिया था? हेलो, लिख लिया था। गुड। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? Small sphere of mass m is tied to the top of a smooth inclined plane with the help of string of length L. The string and inclined plane makes an angle theta with the horizontal. ये एंगल थीटा है, ये L है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया, नीचे लग रहा है mg,
इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है टेंशन, चलेगा? ये इस सर्कल में चक्कर काट रहा है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा। बेटा हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये ले लो, ये एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल हो गया थीटा। वाई एक्सिस में इक्वेशन बनेगी एन कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा इज एम जी। वाई एक्सिस में इक्वेशन बनेगी एन कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा इज एम जी, और एक्स में बनेगी टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इज एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा। टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इज एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा। डन। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ये नॉर्मल की वैल्यू निकलेगी वो नॉर्मल की वैल्यू 0 है। 0 कर देना, तो मैक्सिमम ओमेगा आ जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि और ज्यादा तेज घुमाऊंगा तो अल्टीमेटली ये हवा में उड़ने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ। तो जब ये हवा में उड़ने वाला होगा तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। मतलब नॉर्मल कुछ इस टाइप का बनेगा, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर टाइप का, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो एक काम करना, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नॉर्मल कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे नॉर्मल को 0 पुट कर देना, ओमेगा निकाल देना रूट a बाई बी टाइप से। हाँ या ना? किस किस को चमका? सर उसके बाद तो ये कोनिकल पेंडुलम हो जाएगा ना? उसके बाद ये कॉनिकल पेंडुलम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ या ना? यस सर। हो गया गाइज? क्यों डिलीट भी क्यों मारा है? चलो पकड़ो, नेक्स्ट। एक सेकेंड, ओके। आपको बगो तेज जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इरोडोव का क्वेश्चन है, ये इरोडोव का क्वेश्चन है। गाइज पहले ये बता दो क्या इरोडोव का क्वेश्चन है? ये अगर मान लो कोई डब्बा ऐसे रख दिया जाए, ये कोई डब्बा ऐसे रख दिया जाए, तो ये बताना एक्सेलरेशन कितनी होती है रेस्ट से छोड़ दिया तो? ये होती है जी साइन थीटा। जी साइन, रेस्ट से छोड़ दिया फ्रिक्शन है, माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। यस ये सबको करना आता है गाइज। तो जितना म्यू बड़ा होगा, जितना म्यू बड़ा होगा उतना ए छोटा होगा। बोलो हाँ। किस किस को ये चमक गया? जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना यस सर। एक्सेलरेशन कम होएगी। हाँ या ना? बशर्ते हमारा टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, तभी एक्सेलरेशन होगी, अदरवाइज तो रेस्ट भी पड़ा रहेगा। गॉट इट और यस नॉट? सर। एंगल ऑफ रिपोज से बढ़ाओ। अब क्वेश्चन में क्या किया इसने? दो डब्बे रख दिए, दो डब्बे रख दिए, एक ऐसे, ये इरोडो में था क्वेश्चन, ये कैसे रख दिए? एक m1 ले लो, एक m2 ले लो, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 ले लो, इसका μ2 ले लो। अब मैं ये कह सकता हूं कि कब ये एक्सेलरेट अलग अलग करेंगे, कब ये साथ साथ करेंगे। अगर μ1 है हमारा 0.4 और ये है 0.6, तुम ये बता दो कौन सा तेज जाना चाह रहा है, कौन सा धीरे जाना चाह रहा है? नीचे वाले का फ्रिक्शन कम है, नीचे वाले का फ्रिक्शन कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है। नीचे वाला तेज जा रहा है, ऊपर वाला धीरे जा रहा है। कर सकते हैं ना ये? तो दे विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस। नीचे वाले की एक्सेलरेशन हो जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा, और A2 हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा। ये सबको चमका या नहीं चमका? अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, सपोज ये थीटा है, ये m1 है, ये m2 है, नीचे वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, ऊपर वाले का μ2 है। μ1 की वैल्यू है मान लो 0.6 और μ2 की वैल्यू है 0.4। अब क्या होना चाहता है? नीचे वाला धीरे जाना चाहता है और ऊपर वाला तेज जाना चाहता है। ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, नीचे वाले का ज्यादा है। यस सर। तो ऐसा हो सकता है क्या? तोड़ के थोड़ी तेज चला जाएगा ऊपर वाला। इसका मतलब इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी। सेम बोलो होगी। हाँ। और इसमें ये कांटेक्ट में चलेंगे,
इसमें ये कांटेक्ट में भी चलेंगे, बीच में नॉर्मल फोर्स भी आएगी, बोलो हाँ, बीच में नॉर्मल फोर्स भी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जो बीच का नॉर्मल है वो कितना आएगा? इसमें बीच का नॉर्मल तो 0 आ जाएगा क्योंकि कांटेक्ट होगा ही नहीं। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालोगे तो बेटा कायदे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इक्वेशन लिख रहा हूं बस मैं, m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा प्लस n माइनस म्यू1 n1, n1 हो जाएगा m1g कॉस थीटा इज m1a। किस किस को ये चमका? दूसरे वाले का हो जाएगा m2g साइन थीटा माइनस नॉर्मल माइनस म्यू2 m2g कॉस थीटा इज m2a। किस किस को चमका गाइस? इक्वेशन देख लो दिया ध्यान से। यस सर। वर्बली नहीं समझ में आ रही तो बता दो। नीचे वाले पे लगेगा m1g साइन थीटा प्लस n माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। ऊपर वाले पे लगेगा mg साइन थीटा माइनस n माइनस फ्रिक्शन इज ma। गॉट इट और नॉट? इससे a निकाल देना, इससे a निकाल देना। लेकिन मेरे को n भी निकालने का मन था, मुझे अकेले a से मजा नहीं आ रहा था, मुझे n निकालने का भी मन था। ठीक है कि नहीं है? कैन आई फिगर आउट n ऑल्सो? a तो सीधा सीधा निकल जाएगा, a तो क्या करो दोनों को ऐड कर दो, a निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? गेट a चलेगा। लेकिन आई डोंट वांट a, आई डोंट वांट a, आई वांट n। हाउ कैन आई फिगर आउट n? आई कैन इक्वेट a। इधर वाली इक्वेशन से ऊपर वाली में a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा g साइन थीटा माइन प्लस n बाय m1 माइनस म्यू1g कॉस थीटा इज इक्वल टू g साइन थीटा m2 से डिवाइड कर दिया g साइन थीटा माइनस n बाय m2 माइनस म्यू2g कॉस थीटा। चलेगा गाइस? इससे g साइन थीटा काट दो और n आ जाएगा 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 g cos theta. Do you realize something? This normal is positive if mu1 is greater than mu2. नीचे वाले का mu1 था, ऊपर वाले का mu2 था। नीचे वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ा है ऊपर वाले से तो n पॉजिटिव है, एंड नॉर्मल इज नेगेटिव इस mu1 इज लेस देन mu2। तुम कहोगे नेगेटिव, मैंने कहा नेगेटिव नहीं होता, वो 0 हो जाता है, कांटेक्ट ही छूट जाएगा, कांटेक्ट लूज कर देगा। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई? मैथमेटिकली भी दिख रहा है, मैथमेटिकली भी दिख रहा है। जो मैं फील से बोल रहा था, मैं फील से क्या बोल रहा था कि साथ चलेंगे नीचे का फ्रिक्शन बड़ा है तो, और अलग चलेंगे अगर ऊपर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बड़ा है तो। बोलो हाँ। किस किस को चमका गाइस? यस सर। यस सर। लिख लिया? और नॉर्मल से ऐसे, नॉर्मल से ऐसे धक्का लगता है ना, नॉर्मल से ऐसे धक्का लगता है ना, धक्का लगता है ना ऐसे, हाँ या ना? अच्छा, इसमें इसी का भाई बंधु क्वेश्चन जानते हो कैसा बनता है? इसी का भाई बंधु क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाता है कि ये अगर थीटा था और ये डब्बा था और एक रस्सी थी और एक और डब्बा था, ये m1 है, ये m2 है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। अब अगर म्यू2 है 0.6 और म्यू1 है 0.4, तो ऊपर वाला धीरे जाना चाहता है, नीचे वाला तेज जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रस्सी हो जाएगी टाइट, टेंशन हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इसमें टेंशन आ जाएगी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा सेम। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? नहीं समझ में आया? फील आ रही है? नीचे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो तेज जाना चाहता है, ऊपर वाले का ज्यादा है वो धीरे जाना चाहता है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, नीचे वाला तेज नहीं जा सकता ऊपर वाले से, क्योंकि फिर तो रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी तो ए सेम हो जाएगा, ए सेम हो जाएगा तो जैसे ये ए सेम का सॉल्व किया था ऐसे ही सॉल्व करोगे। द ओनली डिफरेंस विल बी कि नीचे वाले पे यहाँ पर प्लस एन की जगह माइनस टी करोगे और ऊपर वाले पे माइनस एन की जगह प्लस टी करोगे। बोलो हाँ। समझे? यस सर। और उससे कंडीशन उल्टी आएगी, क्योंकि उससे कंडीशन जब तुम नॉर्मल की जगह यहां पर माइनस टी लिखोगे
और यहां पर तुम प्लस टी लिखोगे तो उससे कंडीशन में μ1 माइनस μ2 की जगह क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 आ जाएगा। तो टेंशन पॉजिटिव कब आएगी, टेंशन पॉजिटिव तब आएगी जब ऊपर क्या बोलते हैं, जब μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा। μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब कि ऊपर वाले का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बड़ा हो नीचे वाले से। ओ माय गॉड, वो तो मैं पहले ही बोल रहा था। बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे? यस। अब अगर ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.4 और नीचे वाले का दे दिया 0.6, तो मैं ये कहूंगा ये धीरे जाना चाहेगा और ये तेज जाना चाहेगा। एंड मैंने कहा इसकी मर्जी, जा सकता है। बोलो हाँ, रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो जाएगी। 0। किस किस को समझ में आया गाइस? यस। अगर रस्सी की जगह, स्ट्रिंग की जगह वो कल कह देता कि हमारे पास ये मास m1 है और ये स्प्रिंग लगा दिया और इस पे मास m2 है। अब अगर कोई कहे कि इसका फ्रिक्शन है 0.4, इसका है 0.6, ये तेज जाना चाहेगा, ऊपर वाला धीरे जाना चाहेगा, ये हो जाएगा इलोंगेट। किस किस को समझ में आया? अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6, इसका है 0.4, ये धीरे जाना चाहेगा, वो तेज, ये हो जाएगा कंप्रेस। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो ये रहेगा नेचुरल लेंथ पे। यस। ठीक है, देखता हूँ भाई कौन आ गया, होल्ड करो। तो गाइस ये समझ में आ गया नहीं आ गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक आया भी हुआ है इस प्रकार का, कि सिर्फ फील से बताना है कि भाई क्या करेंगे, किस केस में इलोंगेट होगा, किस केस में कंप्रेस होगा, किस केस में नेचुरल लेंथ रहेगी। बोलो हाँ। इसके अंदर क्या हो सकता है, स्प्रिंग की जगह ऐसे भी बोल सकता है वो कि उसकी जगह रॉड लगा दी, तो पता है रॉड के अंदर इलास्टिसिटी का क्वेश्चन बन सकता है। पहले वाले केस में इलोंगेशन होएगी रॉड की, यंग मॉडुलस। सेकंड वाले केस में कंप्रेशन होएगा रॉड में, और दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, लेकिन रॉड के अंदर टेंशन क्या होगी, 0। बोलो हाँ। यस यस। रॉड में और रस्सी में फर्क ये है कि रस्सी में सिर्फ टेंशन आ सकती है, रॉड के अंदर तो कंप्रेशन भी आ सकती है ना। रॉड में तो कंप्रेशन भी आ सकती है ना, दब भी सकती है, नहीं दब सकती। किस किस को ये बात समझ में आ गई गाइस? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज हाँ भाई क्या बोल रहा है? A mass A of 600 ग्राम, मास A of 600 ग्राम, ये 600 ग्राम है, is placed this string was frictionless pulley connected to another of 100 ग्राम। ठीक है भाई। At T0 mass A is at a distance of 100 from the end and moving with towards left। अच्छा इसका ये है, इधर की तरफ वेलोसिटी है 0.9 मीटर पर सेकेंड, चलेगा। आफ्टर what time what speed it will reach the pulley। ये पहले ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी। बोलो हाँ। एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 G या 0.1 G अपॉन 0.7, हाँ या ना? तो ये हो गया 10/7, 10/7। तो हमने कहा -1 इक्वल टू +0.9 T माइनस ऑफ 10/7 1/2 इंटू T²। बोलो हाँ। यस सर। किस किस को चमका? यस सर। भाई जिसका डाउट था उसको समझ में आया कि नहीं आया? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन है ये, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये तो मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, हाँ या ना?
किस किस को चमका है? एवरीबॉडी हेलो, हाँ ना में जवाब दे सकते हो कि भाई सर समझ में आ गया। यस इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। मैं बहुत टफ नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूं भैया मेंस अच्छे से कर लो यार, तुम अच्छे बच्चे बनो, मेहनत कर लो। और मेंस कोई टफ नहीं होता। क्या नहीं होता? अब जैसे मैं इरोडोव का एक क्वेश्चन कराता हूँ। टफ नहीं होता। हाँ, मैं इरोडोव का एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगर ये मिलेगा तो। मिल गया, मिल गया, ये है। सर इरोडोव इतनी टफ नहीं ना एनएलएम के लिए। अबे किसी के लिए भी टफ नहीं है, जो अगर तुम कोर्स वाली चीज कर रहे होगे तो। और जो आउट ऑफ कोर्स वाले में घुस जाओगे, अब एनएलएम के अंदर भी कोरियोलिस फोर्स में चले गए, फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें आता ही नहीं है वो। तो सर वो मतलब एंड के 5-6 हैं। एंड के 5-6 हैं, लेकिन है तो सही ना। यस सर। इसीलिए मतलब जो इरोडोव करनी है ना, तो टीचर के सुपरविजन में करनी होती है। अब कई साल पहले ना एक बच्ची ने करने बैठी इलेक्ट्रोस्टैट के। अब मैंने बताया नहीं था उसको कि भैया क्या करना है, वो खुद से करने बैठ गई। और उसके बाद क्या बोलते, कई दिन तक पढ़ती रही, पढ़ते पढ़ते फिर कहती है डाउट्स आ गए सर बहुत सारे। पता चला बाउंडेड चार्जेस कर रही है। मैंने कहा बाउंडेड चार्जेस कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तुम क्यों कर रही थी वो? बोली मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा यार तो बता, पूछ तो लेते ना पहले कि क्या करना है। क्यों गाइस, सही कह रहा हूँ? सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था सर, पहले पहले। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं ना, उनके साथ ही ज्यादा ब्लंडर होता है। अब भाई ये क्वेश्चन है, ये कर लोगे? इन द अरेंजमेंट शोन, इन द अरेंजमेंट शोन द मास ऑफ वन इज, कौन है यार? द मास ऑफ वन इज 4 times दैट ऑफ 2। इसका m है तो ये 4m है, चलेगा? द masses of the Pullian threads are negligible and frictionless. At a certain moment 2 is released. Okay, what is the maximum height that body 2 will go up to? अगर ये h दिया है तो। मैंने कहा रुक जाओ, पहले रुक जाओ। पहले तो क्या हुआ, ऐसे है, इसकी एक्सेलरेशन अगर a है, इसके सेंटर की a है, ये फिक्स है, तो इसकी हो जाएगी 2a, 2A। इसकी हो जाएगी 2a। इस वाले में टेंशन अगर t है, तो यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ 2t है, तो हम कह देंगे 4mg माइनस 2t इज 4ma, और इधर हो जाएगा t माइनस mg इज m इंटू 2a। मुझे t नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4mg माइनस 2mg इज 2mg। 2mg डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 दैट्स 8m। तो a आ गया g बाय 4, a g बाय 4 आ गया। तो मैंने कहा रुक जाओ, इसकी एक्सेलरेशन 2a है, तो ये हो जाएगा G/2। g बाय 2। तो इसकी अब ये h नीचे जाएगा, तो ये पुली का सेंटर h नीचे जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 2h नीचे जाएगा, और ये 2h ऊपर जाएगा। बच्चे कहेंगे 2h कहां से आ गया? अरे भाई, जो चीज कंस्ट्रेंट वेलोसिटी पे वैलिड था, एक्सेलरेशन पे वैलिड था, वो डिस्प्लेसमेंट पे वैलिड नहीं होगा। अगर कोई मूविंग पुली में कहे कि पुली का सेंटर अगर x1 जाता है, ये वाला एंड अगर x2 जाता है, और ये वाला एंड अगर x3 जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं x2 प्लस x3 बाई 2 इज x1। बोलो हाँ। सर तो डिस्प्लेसमेंट से। एक्सेलरेशन वाला तो डिस्टेंस से ही निकाला था डिफरेंशिएट। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं निकाला था मैंने, तो पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट्स लेके डिफरेंशिएट किया था। बोलो हाँ। यस सर। वो पोजीशन से निकाला था, ना कि डिस्प्लेसमेंट से, सही पूछा जाए तो। बोलो हाँ। सर ठीक है, रिजल्ट तो बना लिया था उसके लेकिन बाद। रिजल्ट तो बना लिया था ना। तो ये 2h जाएगा। अब प्रॉब्लम, लोग आंसर क्या बोलते हैं, 2h नहीं होगा, क्योंकि प्लस यहां तक आते आते, यहां पर आने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। बोलो हाँ। वो वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं? मैं कह सकता हूं v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया g बाई 2, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2h। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2gh।
v स्क्वायर कितना हो गया 2gh। इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ ये फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल क्यों करेगा? नीचे वाला तो जमीन पे आ गया, नीचे वाला जमीन पे आ गया, ये यहां आ गया, रस्सी स्लैक हो जाएगी और ये ऊपर कूदेगा या नहीं कूदेगा ऐसे, तो ये h1 हाइट और जाएगा। h1 हाइट कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर बाय 2g। v स्क्वायर बाय 2g कितना हो गया? v स्क्वायर तो यही होगा बाय 2g, तो 2h और हो गया। ओले नहीं नहीं, v स्क्वायर बाय 2g, h और हो गया, h और हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो पहले 2h तो ऑलरेडी गया ही था, साथ में h और ऐड कर देना, आंसर कितना हो जाएगा? 3h। किस किस को चमका? यस सर। अब कोई कहे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू अप्लाई द थिंग्स। दो तीन चीजें एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर दी, बोलो हाँ। यस सर। किस किस को समझ में आई ये बात? यस सर। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया कि भैया एक्सेलरेशन नहीं पूछी, साथ में इनिशियल पोजीशन दे दी, वेलोसिटी दे दी, अब कह रहे हैं कि वो पुली पे कब जाके टकराएगा। मैंने कहा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर वो कहता है कि सर जो ब्लॉक 1 है उस पे इम्पल्स भी नोट करो सर, फिर यार उसके अंदर ना उसने उसका इनइलास्टिक कोलिजन माना है, वो माना है कि हाँ। वो बंद तो गया, नीचे आके चिपक गया। ठीक है, अब इतना लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन नहीं लिखते वो। ठीक है, हाँ या ना? यस। आगे बढ़ो। उसके बाद अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आ चुका है, जो तुमने अगला डाउट पूछा है। वैल्यू थोड़ी चेंज करके आया था, बट या इट्स फन क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ये भी मेंस में आ चुका है। पढ़ा? A bar starts sliding down an inclined plane forming angle theta with the horizontal या alpha with the horizontal, whatever जो भी है। ये inclined plane है, ये थीटा है, और ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये x इक्वल टू 0 बोल दिया, ये x एक्सिस बोल दिया। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन x के साथ बढ़ता जा रहा है, जितना 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 डिस्टेंस वो चला उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ गया। सही है कि नहीं है? यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका मतलब कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? g sin थीटा। बोलो हाँ। यस सर। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, ये टाइम t 0 है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? जब ये x डिस्टेंस चला Yes. गया, जब ये x डिस्टेंस चला गया तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? एक्सेलरेशन हो गई g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। अब ये म्यू कांस्टेंट नहीं है, ये kx टाइप का है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। बोलो हाँ, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, लेकिन है तो नीचे की तरफ, तो जब तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगी वेलोसिटी तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस सर। वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो घटेगी। मैंने कहा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम रही मैक्सिमम होगी। होगी। क्यों मैक्सिमम रही है? क्योंकि अब तक तो एक्सेलरेट किया है या नहीं किया है गाइस? बोलो हाँ। यस सर। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होएगी? जिस इंस्टेंट पे a 0 होगा। किस किस को ये चमका? यस सर। अब a 0 के लिए कंडीशन क्या लिख दूं? ये डिस्टेंस लिख दूं x1, और क्या कह दूं? a 0 कर दो, यहां पर 0 कर दूंगा तो g sin थीटा इज k x1 g cos थीटा। तो x1 आ गया tan थीटा बाय k, x1 आ गया tan थीटा बाय k। यहां पर इसे x1 नहीं चाहिए, मान लो वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए। मैंने कहा यहां पर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेट। तो a को लिख दिया मैंने g sin थीटा माइनस के एक्स जी कॉस थीटा, के एक्स जी कॉस थीटा इज वी डीवी बाई डी एक्स लिख देना। तो dx लिख दिया इज इक्वल टू वी डीवी लिख दिया। यहां पर वेलोसिटी इज 0 व्हेन x इज 0, व्हेन x इज x1 वेलोसिटी इज v max। x1 की लिमिट ये डाल देना तो उससे v max आ जाएगा। बोलो हाँ। किस किस को चमकाएगा इस? यस सर। एवरीबॉडी। और दूसरा क्या होगा? इसके बाद रिटार्डेशन चालू हो जाएगी। रिटार्डेशन क्यों हो जाएगी?
क्योंकि अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा x2 जहां पे जाके ये दोबारा रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वो चलेगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. x2 निकालने के लिए क्या करोगे? x2 निकालने के लिए फिर से इंटीग्रल में जाओगे। v dv इज g sin थीटा माइनस kx dx म्यू g cos थीटा, हाँ या ना, इंटू dx कर दूं। यहां पर तुम इंटीग्रेट करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 एट x0, वेलोसिटी इज अगेन 0 एट x2। इससे x2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ। यस सर। समझ में आया या नहीं आया क्या करना था? उन्होंने आंसर वैल्यूज के साथ दिया था और दूसरी चीज kx की जगह kx स्क्वायर दे दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, kx की जगह kx स्क्वायर दे दिया था। और तीन चीजें पूछी जाती हैं, मैं पहले बता दूं, तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है x1 जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और vmax बता दो। x1 एंड vmax की लोकेशन एंड वेलोसिटी वेयर इट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एंड दूसरा पॉइंट पूछा जाता है x2 जहां पर वो जाके रुक गया दोबारा से। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? यस सर। तीन चीजें पूछी जाती हैं। सर ये एसएचएम के आइडिया पे बेस्ड हो गया ना, मतलब काइंड ऑफ नहीं काइंड, मैक्स वाला। हाँ या मतलब कि तुम उसमें कह रहे थे कि वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे होती है जहां पे एक्सेलरेशन 0 होती है, इसके लिए वहां तक जाने की जरूरत क्या है? ये तो कॉमन सेंस नहीं है। तुम वही तो कह रहे हो कि सर वेलोसिटी। जो वी मैक्स होगा ना वो मतलब इक्विलिब्रियम का होगा ना पॉइंट। हाँ इक्विलिब्रियम वाला होगा क्योंकि वहां तक एक्सेलरेट किया है, वहां तक एक्सेलरेट किया है। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द रिटार्डेशन, हाँ या ना? यस। भाई इसमें अ स्मॉल मंकी, अच्छा पहले तो ये बताओ, कोई रस्सी है, अगर कोई रस्सी है उसे दीवार पे बांध दिया और उस रस्सी को मैं पकड़ के खींच रहा हूं ऐसे हाथ से खींच दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ रस्सी यहां से तो स्लैक है? अगर मेरे हाथ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो मेरा हाथ कुछ ऐसे बनेगा। ये रस्सी है, बोलो हाँ। उंगलियां ऐसे हैं और मैं इधर की तरफ पुल कर रहा हूँ, बोलो हाँ। ऐसे खींच रहा हूँ, इधर से रस्सी टाइट है, फील आ रही है? ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे। यस सर। तो मेरे हाथ के फ्री बॉडी डायग्राम में इधर लगेगा फ्रिक्शन। और अगर रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो रस्सी के फ्री बॉडी डायग्राम में इधर तो टेंशन 0 है क्योंकि यहाँ से स्लैक है। रस्सी पे इधर लगेगा फ्रिक्शन और इधर से लगेगा टेंशन, एंड टेंशन वुड बी सेम एज फ्रिक्शन। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. टेंशन वुड बी सेम एज फ्रिक्शन। मेरे हाथ पे लगेगा फ्रिक्शन और रस्सी पे लगेगा फ्रिक्शन और टेंशन, और फ्रिक्शन वुड बी सेम एज टेंशन। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? आई होप दैट वाज प्रीटी क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? जैसे इस क्वेश्चन में अब क्या होगा, ये है ये बंदर है, ठीक है, और इस बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस बंदर के ऊपर लगना चाहिए टेक्निकली तो फ्रिक्शन, नीचे लगेगा स्मॉल mg, और एक्सेलरेशन इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ माननी पड़ेगी, बोलो हाँ। और दूसरी चीज, इस रस्सी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, इस वाले पार्ट ऑफ द रस्सी का, इस पुली के इधर जो रस्सी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस रस्सी के ऊपर
इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और ये रस्सी का एक्सेलरेशन हो भी रहा है तो भी मैं क्या कह दूंगा, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू टेंशन। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। गॉट इट और नॉट? ये सबको समझ में आना चाहिए कि टेंशन और फ्रिक्शन सेम होगा। दूसरी चीज इसने क्या कहा कि ये डब्बा है, इधर कुछ टांग दिया कैपिटल एम। अब ये क्या कह रहा है, अ स्मॉल मंकी क्लाइंबिंग रोप विद एक्सेलरेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू रोप। इसका मतलब ये कह रहा है इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर है। अब मैं कह दूं अगर इसकी एक्सेलरेशन कैपिटल ए है तो इस रोप की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कैपिटल ए हो जाएगी, तो इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, ए आर और ए का वेक्टर सम। किस किस को ये चमका? बच्चे कहेंगे ये कैसे सोच लिया आपने? मैंने कहा यार रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम वेक्टर फॉर्म के अंदर देखा जाए तभी तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी आता था। यस तो हाँ, एक बार छोड़ो 10 बार कर चुके हैं इसी तरह कि रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम गिव्स यू द नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और नॉट। ये कैपिटल ए तो ग्राउंड वाली है, कैपिटल ए तो ग्राउंड वाली है, लेकिन ए आर ग्राउंड वाली नहीं है, लेकिन इनका रिजल्टेंट ग्राउंड वाला हो सकता है। अब क्या करना है, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस टी इक्वल टू m a माइनस ए आर, चलेगा? एंड t माइनस कैपिटल mg इज कैपिटल M कैपिटल A। बच्चे ये कह सकते हैं सर इसमें ये क्यों नहीं लग रहा कि ये जो डब्बा होता था ये क्यों नहीं लग पा रहा इस क्वेश्चन में कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे ए होती थी तो इसकी ऊपर ए होती थी। मैंने कहा वो तब होता था जब लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट होती थी। लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट होने का मतलब होता था कि ओवरऑल लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये अगर कुछ x जाता था तो ये x नीचे जाता था तो एक्सेलरेशन सेम आती थी। इसमें लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं लग रहा था कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये लेंथ प्लस ये लेंथ का सम सेम नहीं रहेगा हमेशा, समझे? क्योंकि ये वाला पार्ट कम नहीं होता जा रहा है क्योंकि नीचे से स्लैक होते हुए नीचे नीचे छोड़ता जा रहा है रस्सी को, बोलो हाँ, छोड़ता जा रहा है, तो टोटल लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट थोड़ी हुई। कैन यू से दैट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज कांस्टेंट? नो। तो इसमें ये कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा ना कि दोनों का ए सेम होगा। किस किस को ये बात समझ में आई है? अगर कोई बच्चा पूछे कि भाई सर ये ऐसा इतना झंझट हमने पाला ही क्यों क्वेश्चन के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ए नीचे और स्मॉल ए ऊपर सेम नहीं होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ रस्सी इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ही नहीं, सही पूछा जाए तो। बोलो हाँ। सर बोलो। सर पर जो मंकी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर वो तो नीचे ए से जा रहा है ना, कैपिटल ए से। नहीं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मंकी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ग्राउंड फ्रेम में ए माइनस ए आर से जा रहा है। नहीं सर, रस्सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैपिटल ए से जा रहा है। हाँ यस सर। रस्सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मंकी से जो कांटेक्ट है वो कैपिटल ए से आ रहा है। यस सर। अब तुम ये कहोगी ये क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन इरोडोव में भी है, इसी तरह का क्वेश्चन इरोडोव में भी दिखा देता हूं मैं। ये रहा, एक सेकेंड। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कभी आ जाएगा और इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन जिसने पहले किया हुआ होगा ना वो कर देगा, वरना निपट जाएंगे बच्चे। बोलो हाँ। ये क्वेश्चन है, कितने पेज पे है भाई क्वेश्चन, चले ही जा रहा है। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये? In the arrangement shown in figure 1.17, the mass of rod capital M exceeds the mass of the ball. Okay. The ball has an opening permitting it to slide along the thread with some friction. The mass of the pulley and the friction on the axle are negligible at the initial movement. The ball was located opposite the lower end of the rod. Okay. When set free, both bodies begin moving with constant accelerations. Find the frictional force between the ball and the thread. If after t seconds after the beginning of motion,
द बॉल इज अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रॉड, द रॉड की लेंथ इज एल। किस किस को बात समझ में आई है क्वेश्चन में क्या बोलना चाहा? यस सर। अब इसमें इसने ये कहा कि पहले तो एक्सेलरेशन डायग्राम वगैरह बना लो, पहले तो ऐसे मानो और ऐसे मानो, बोलो हाँ। ये बीड टाइप हो गया, यही तो हो रहा है। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन नीचे ले लो a, तो हम कह देंगे mg माइनस फ्रिक्शन इज ma, चलेगा। इसकी एक्सेलरेशन ले लो कैपिटल A, तो इसका हो जाएगा कैपिटल mg माइनस टेंशन इज कैपिटल M कैपिटल A, फ्रिक्शन इज सेम एज टेंशन, बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? इसकी एक्सेलरेशन मैंने ले ली कैपिटल A डाउनवर्ड्स, इसकी एक्सेलरेशन ले ली मैंने स्मॉल a डाउनवर्ड्स, चलेगा? हाँ या ना? एंड दीज बोथ एक्सेलरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि F इक्वल टू ma लगा रहे हैं, तो a कौन सी ली होगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसने नई कहानी बता दी, इसने नई स्टोरी बनाई है। इसने नई स्टोरी क्या बनाई है? इसने कहा t0 पे रस्सी ऐसे थी, ये यहां था और ये यहां था, यही तो बोल रहा है। इसका डायग्राम थोड़ा छोटा बना लो। इसने कहा कि t0 पे ये रॉड यहां थी और ये यहां था, इसकी एक्सेलरेशन कैपिटल A थी, इसकी स्मॉल a थी, वेलोसिटी दोनों की जीरो थी। कुछ देर बाद ये यहां पहुंचा तो रॉड यहां पहुंच गई, बोलो हाँ। यही तो बोल रहा है। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। यही तो बोल रहा है ये कि कुछ देर बाद ये यहां पहुंचा टाइम t पे, तो ये रॉड यहां पहुंच गई। किस किस को ये बात समझ में आ गई? या ये कहो कि किसी एक को रेस्ट पे मान लू, रॉड को या बीड को, किसी एक को रेस्ट पे मान लू। मैंने कहा लेट द बीड बी एट रेस्ट। इफ यू लेट द बीड बी एट रेस्ट, व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? कैपिटल A माइनस स्मॉल a नीचे की तरफ, और ये रेस्ट पे हो गया, तो इसका मतलब रॉड यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज L, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटिव वेलोसिटी T प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा A माइनस A इंटू टी स्क्वायर। किस किस को चमका गाइस? यस सर। तो ये आ गया L 2L बाय टी स्क्वायर इज कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अब कैपिटल A को लिख देना G माइनस टी बाय कैपिटल M, माइनस स्मॉल a को लिख देना G माइनस टी बाय स्मॉल m। अबे T पूछा होगा इसने, टेंशन पूछा होगा। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज सेम एज टेंशन। आगे बोलो गाइस, किस किस को चमका ये क्वेश्चन? यस सर। टफ था क्या निशा? ये टफ था? नो सर। पेपर में आता हो जाता। नहीं। मैं पेपर में डालूंगा, हो जाएगा। यस सर। अब हो जाएगा। ठीक है भाई साहब जी ने देखो एक और क्वेश्चन डाला हुआ है, मतलब ये देखो ये क्वेश्चन। अब ये इसमें ये भी इसी प्रकार का हो गया, सही पूछा जाए तो। ये मैं नहीं करा रहा, इसमें कंस्ट्रेंट भी लगेगा और इसमें भी कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई है कि ये जो वहां पहुंच जाए तो ये दूसरा वाला एंड उधर पहुंच जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो मतलब ठीक है भाई, बहुत हो गया अत्याचार। लिख लिया सबने या नहीं लिख लिया? आगे बढ़े। सर। हाँ सर आपने बीड पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन स्ट्रिंग से सोची है ना, कि स्ट्रिंग पे नीचे लग रहा है स्ट्रिंग के, हाँ तो स्ट्रिंग इस पे मेरे को तो फील भी आ रही है यार, तुम्हें तो बीड की तुम्हें फील नहीं आ रही? बीड नीचे गिरेगी तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। सर क्या पता सर ऊपर ही जाए, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा जी, ग्राउंड ऊपर भी जाएगा तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, और बोलो। अगर स्मॉल ए ऊपर भी होता तो भी फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगता बीड के ऊपर तो, और बोलो। सोचो जरा, 1 मिनट सोचोगे तुम्हें चमक जाएगा। ए कैपिटल स्मॉल ए की डायरेक्शन दोनों हो सकती थी, नीचे भी और ऊपर भी, ये कह रहा हूं। सर स्ट्रिंग से भी तो सोच सकते हैं कि स्ट्रिंग नीचे है तो उसके ऊपर है तो उसके ऊपर नीचे है। उससे भी सोच लो यार, किसी भी तरीके से सोच लो बस।
सोच लिया ना, ज्यादा मत सोचो बस, ज्यादा सोचना खतरनाक होता है, एंड सेकंड डाउट करना तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक नॉवल में मैंने पढ़ा था, उसमें हमारा हीरो होता है ना, उसको सेकंड डाउटिंग लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। वो कहता है भैया मतलब आई हेट सेकंड डाउटिंग, सेकंड गैसिंग बोलते हैं उसे, सेकंड गैसिंग, कि भाई मतलब मैंने कुछ गैस मारा, फिर मैं अपने आप को डाउट कर रहा हूँ कि यार मैंने सही किया था या गलत किया था। एनीवे, क्या क्वेश्चन है? एट अ मोमेंट t इक्वल टू 0 अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स किस प्रकार का दिया हुआ है? kt, ये ए मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी भी, kt tau माइनस टी। ये मोमेंटम पूछ रहा है जब जब फोर्स 0 करी गई, इज इक्वल टू एम बोल दूं, एक्सेलरेशन कितना हो गया? kt tau माइनस टी बाय एम। बोलो हाँ। ये एक्सेलरेशन कब तक है? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टॉ के बीच में नॉन जीरो है। बोलो हाँ। जीरो करके देखो ना इसे, अरे समझो ना, t 0 पे भी 0 है और t इक्वल टू टॉ पे भी 0 है। बोलो हाँ या ना। यस सर। वेलोसिटी पूछी है इसने टॉ पे, तो मैंने कहा इसको लिख दो dv बाई dt। कैसे सोचा ये? मैंने कहा एक्सेलरेशन जब भी टाइम डिपेंडेंट होता था, उससे इंटीग्रेट करके vt जाते थे, उससे इंटीग्रेट करके पोजीशन t जाते थे। तो कुछ नहीं करना हमें, dv इक्वल टू kt टॉ माइनस टी डिवाइडेड बाय m इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग 0 से v, 0 से टॉ करना चाहो तो टॉ कर दो, और वेरिएबल में रखना चाहो तो वेरिएबल रख लो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। बोलो हाँ। मैंने कहा वेरिएबल में रखना बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसको xt तक भी जाना है, xt तक भी जाना है, तो मैंने t को टॉ डाल के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे को दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ या ना। यहां से vt निकाल लो, vt आ जाएगा v इज इक्वल टू k बाय एम टॉ टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3। बोलो हाँ। इसमें v की वैल्यू एट टॉ भी निकाल लेना, तो पहला पार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ। मोमेंटम पूछा है ना, व्हेन इट इज डिसकंटिन्यूड, तो मास इनटू वेलोसिटी एट टॉ। किस किस को चमका? और इसको इसने कह दिया dx बाई dt कर दो, dx बाई dt कर दो, दोबारा इंटीग्रेट कर दो, तो x आ जाएगा k बाय एम टॉ टी क्यूब बाय 6 माइनस टी 4 बाय 12। बोलो हाँ। तो क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, ये बताओ जरा। पल्ले भी पढ़ा है क्या किया है? यस सर। Yes, sir. किसका डाउट था ये? जिसका डाउट था उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एम आई राइट? सर एफ नेट इज डीपी बाई dt से नहीं उस क्यों करूंगा, क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? सर डीपी बाई dt से होएगा, और आई थिंक सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही किया गया है, लेकिन मैं क्यों करूंगा? इसने डिस्टेंस पूछा है, मैं जबरदस्ती मोमेंटम के साथ खिलवाड़ करूं जस्ट बिकॉज कि मेरे को आंसर निकालना है, या सॉल्यूशन में ऐसे किया है? भाई डिस्टेंस तक जाना है तो बेसिकली ये कहो ना, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में जाओ, वेलोसिटी से पोजीशन पे जाओ, आगे बात खत्म हो गई। सर अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट आता तो वो भी कर सकते थे ना। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी नहीं होता, हाँ वेलोसिटी पे यस। वेलोसिटी निकल गया तो तुम्हारा मोमेंटम नहीं निकल जाएगा। जबरदस्ती एफ इज डीपी बाई dt लगा दूं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। समझे? और सर ये एक एक्सिस में ही हो रहा है ना, मतलब हाँ हाँ, मोशन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारे सारे डाउट्स हो गए। नेक्स्ट ये हो गया। ओके, ये रोडो बंद कर दो पहले तो, एंड ओके। ओए होए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? तो कौन है ये जिसने ये वाला क्वेश्चन पूछा? भाई ऐसे क्वेश्चन ना डाउट नहीं होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई का क्वेश्चन है और पक्का आ जाएगा मेंस के अंदर तो, आ रहा नीट में तो। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रफ ग्राउंड एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला होगा। समझे? यस सर। भाई ये एफ इधर लग रहा है और इधर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो पहले तो एफ की वैल्यू स्टैटिक के बराबर होगी, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं हो जाएगा, इधर एफ है, इधर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये दोनों ऐसे हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा। कब तक लगेगा ये? जब तक
कैपिटल एफ की वैल्यू म्यू एस एम जी के बराबर ना हो, उस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, म्यू एस एम जी के बराबर। जी एफ और ज्यादा बड़ा करूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होके कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक म्यू के एम जी। और अब ये वेरिएबल फ्रिक्शन नहीं है, अब एक्सेलरेशन वाला केस आ गया, बोलो हाँ। Yes. भाई ये क्वेश्चन अगर पूछना पड़ रहा है तो कितने कितने फंडे गोल हैं ये बता दो जरा, सही बताओ। फंडे गोल गोल का मेरे को डाउट नहीं हो जाएगा कि यार बच्चे को ना कुछ नहीं आता यार, ये तो मतलब सब भूल भाल गए। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं होगा जैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, block of 4 kg is placed on rough surface, F is 4T, coefficient of friction is 0.5। मैंने कहा भैया जब यहाँ पर 4T लग रहा है और ये हो गया 0.5 इंटू 40, कितना होता है ये, 20 तो इज 4T, तो T इज 5 सेकंड। सेकंड। इसका मतलब 0 से 5 सेकंड तक क्या हो रहा है, टाइम अगर यहाँ पर है, फ्रिक्शन यहाँ पर है, तो मैं कहूँगा फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती जा रही है, 4T की तरह चेंज होती जा रही है, लीनियरली। लीनियरली चेंज हो रही है। और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, म्यूएसएन। म्यू एस एन 20 हो गई, बोलो हाँ। और म्यू एस और म्यू के सेम दे दिया, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। किस किस को ये बात समझ में आ रही है। यस सर। उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन हो जाएगी 4t माइनस 20/4, दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t, दैट इज dv/dt। dv को एक तरफ कर दो, dt एक तरफ कर दो, तो दिस इंटू dt इक्वल टू dv, integrating both side, velocity is 0 at time 5 5, सेकंड्स। velocity is v at time 10। 10 second। बोलो हाँ। यस सर। ये 5 तुमने अलग से निकालना पड़ेगा लिमिट के लिए, हाँ या ना। अब जिसको ये क्वेश्चन हो गया और कह रहा है ये डाउट है, तो मतलब गड़बड़ है या नहीं है, क्यों गाइज, नहीं आया, आ गया। और कौन सा क्वेश्चन, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन, हाँ भाई है ना, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है ना। यस सर। ये कह रहा है एम डैश कितना होगी सब साथ चलें। मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन भी ए हो, इसकी भी ए हो, और इसकी भी ए हो, बोलो हाँ। साथ चलने चाहिए, फ्रिक्शन नहीं है। अब इस स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे एम जी लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर एक्सेलरेशन ए होगा। जोर से खींचा, इतनी जोर का टेंशन मारा कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो अगर स्मॉल एम का देखा जाए तो हम कह देंगे एन कॉस थीटा इज एम जी, एन कॉस थीटा इज एम जी, एंड एन साइन थीटा इज एम ए। चलेगा गाइज, तो ए आ जाएगा जी टेन थीटा, सही है। यस सर। किस किस को ये समझ में आ रहा है। अब मैं चाहूं तो इन दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूं। किसको एक सिस्टम मान सकता हूं, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसको। तो मैं सीधा कह सकता हूं T इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम ए, चलेगा। और इसके लिए इक्वेशन बन जाएगा एम डैश जी माइनस टी इज एम डैश ए। टी को एलिमिनेट कर दो तो ये आ जाएगा एम डैश जी माइनस ऑफ एम प्लस एम ए इज एम डैश ए, बोलो हाँ। मैं पूछा क्या था इसने, एम डैश पूछा था, एम डैश इधर ले जाओ, एम डैश जी माइनस ए इज एम प्लस एम ए को लिख देना जी टेन थीटा, तो ये आ गया एम प्लस एम जी टेन थीटा अपॉन जी 1 माइनस टेन थीटा। कौन है यार जो मैसेज मार रहा है, इज एम डैश। गॉट इट और नॉट। एवरीबॉडी गॉट इट। अरे समझ में आया नहीं आया, यस सर। क्या टफ था क्या ये। नो सर। हाँ गाइस ये हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया।
Yes, sir. Okay, next question. Okay, by the way, this next question is a previous year question, and incidentally, this is a previous year question of my time. मेरे टाइम पे आया था ये, 2002 में आया था. अगर आर्काइव से देखोगे ना तो ये 2002 का क्वेश्चन है. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. क्या कह रहा है? स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल m, a block of mass capital M has shown. The force on the pulley by the clamp is given by tension is capital mg. Tension is capital mg. Free body diagram of pulley बनाओ. पुली पे इधर लगेगा t, इधर लगेगा t, इधर लगेगा स्मॉल mg. और इसका मतलब यहां पर जो तुमने हिंज कर रखा है, हिंज कर रखा है, उस हिंज से कोई फोर्स लग रही होगी. वो फोर्स इन तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा या नहीं करेगा, ये बता दो. यस सर. तो यहां पर नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया? m प्लस कैपिटल mg. इधर कितना हो गया? टेंशन इज कैपिटल mg. इनका रिजल्टेंट कितना हो गया? m प्लस कैपिटल m स्क्वायर प्लस कैपिटल m स्क्वायर का रूट इंटू g. बोलो हाँ या ना? दैट शुड बी f एट एंगल थीटा एंड एंगल थीटा. और बोलो किस किस को चमका गाइस? यस सर. भाई Yes. ये वर्बल क्वेश्चन था यार, ये वर्बल क्वेश्चन था. हाँ या ना? कई बार मतलब इस क्वेश्चन को मैं अपने टाइम पे देख के मैं एक बार तो सदमे में आ गया. मैंने कहा इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया? कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूं मैं? ठीक है. और नेक्स्ट कौन सा डाउट पूछा है? हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड. ये फिक्स्ड है, ये वेज फिक्स्ड है, तो ये मूवेबल तो है ही नहीं. इक्वल masses are connected through a massless disc. This friction is absent when the system is released. मैंने कहा mg minus t is ma. इसका a हो गया तो इसका भी इधर a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस t इक्वल टू ma. हाँ या ना? सही है. टेंशन पूछी, एक्सेलरेशन Yes, पूछी. sir. ऐड कर देना, ऐड कर देना, t चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 3/4 3/4 जी. ये तो ए हो गया. बोलो हाँ. और फिर टी निकाल लेना तो mg/4 हो जाएगा. किस किस को चमका? यस सर. Yes, sir. यार किसका क्वेश्चन था ये? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? कुछ भी पूछते हैं भाई बच्चे. ये पूछने लायक क्वेश्चन था क्या बच्चों? हाँ भाई, हाँ ये पूछने लायक था, ये पूछने लायक था. ये पता नहीं कितने बार बच्चे गलत करके आ चुके हैं. ये कह रहा है block of mass m is stationary with respect to conveyor belt which is accelerating with 1 meter per second square upward at angle 30 degree. भाई कन्वेयर बेल्ट एक्सेलरेट कर रही है तो ये डब्बा भी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट के साथ कर रहा है. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे mg लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, और इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है, और एक्सेलरेशन ए है. बोलो हाँ. यस सर. अब समझ में आई बात है नहीं आई? इक्वेशन बना देना fs माइनस mg साइन थीटा इज ma. इससे निकाल लेना fs एंड नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा. चलेगा नहीं चलेगा? इससे fs निकालना, इससे नॉर्मल निकालना. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसने पूछी है वो तुम चेक कर लोगे कि ये है या ये है. कांटेक्ट फोर्स पूछी है, इसमें ध्यान रखना कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल और स्टैटिक का रिजल्टेंट. रिजल्ट तो वो हो जाएगी n स्क्वायर प्लस fs स्क्वायर का एफ स्क्वायर अंडर रूट. दैट इज f कांटेक्ट. ये ध्यान रखना. तो ये है या ये है, जो भी है वो चेक कर लोगे. गाइस गॉट इट और नॉट? मोर देन वन चॉइस करेक्ट है, 2 चॉइस ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट. ये स्प्रिंग वाला हो गया था. स्प्रिंग में जो रस्सी रस्सी काटते हैं 18th. एवरीबॉडी 18th हो गया था. सर दिखाना एक बार कौन सा.
सो गाइस दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर ना सिचुएशन क्लियर नहीं है. ये एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि ये टॉप व्यू है. टॉप व्यू मतलब कि ये डब्बे पे अंदर की तरफ लग रहा है mg और बाहर की तरफ लग रहा है नॉर्मल. बोलो हाँ. ये जमीन है. एक सिचुएशन तो ये हो सकती है. किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इस सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. किसी इंस्टेंट पे इधर f लग रहा है. ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा. अंदर लग रहा है mg, बाहर लग रहा है नॉर्मल. अंदर लग रहा है mg, बाहर लग रहा है नॉर्मल. ये हो गया हमारा मान लो 2x. ये हो गया x और x. ये L था, ये L था. तो इधर टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा. और मैं कह सकता हूँ इधर एक्सेलरेशन a हो जाएगा, इसका भी एक्सेलरेशन टेंशन के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन होगा ना. बोलो हाँ. तो इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल टू एम ए, टी इक्वल टू एम ए. एंड क्या हम ये कह सकते हैं f इज 2t cos थीटा, f इज 2t cos थीटा. इस पॉइंट को लेके भले ही ये पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है, भले ही ये पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है, गॉट इट और नॉट, लेकिन मैं ये फंडा लगा सकता हूं कि इवन अ मासलेस पॉइंट व्हेन एक्सेलरेटिंग एफ नेट 0. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? टेंशन को लिख देना f/2 cos थीटा m इज एक्सेलरेशन. cos थीटा को लिख देना बेस, बेस को लिख देना अंडर द रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज l. तो ये आ गया fl अपॉन 2m, fl अपॉन fa अपॉन 2m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये आंसर होगा ए ऑप्शन. बोलो हाँ. एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर. लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता था कि ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है और ग्राउंड ऐसे है, ग्राउंड ऐसे है. चमका. और इसे वर्टिकली अपवर्ड खींच दिया गया है, वर्टिकली अपवर्ड खींच दिया गया है. तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में सिचुएशन ऐसे है कि ये ऐसे है, ये डब्बा यहां है, ये यहां है, ये ऐसे था और इसको ऊपर खींच दिया. तो ये ऊपर खींच दिया तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है. इधर f है. ये तो यही होगा इक्वेशन, f इज 2t cos थीटा, f इज 2t cos थीटा. लेकिन इसका एक्सेलरेशन a इधर की तरफ नहीं होगा. इधर लग रहा होगा t, इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल. हम ये कह देंगे t sin थीटा इक्वल टू ma, t sin थीटा इक्वल टू ma. बोलो हाँ. t cos थीटा प्लस नॉर्मल इज mg, t cos थीटा प्लस नॉर्मल इज mg. a कितना हो गया? a कितना हो गया? t sin थीटा बाय m. और t कितना हो गया? f/2 cos थीटा t sin थीटा बाय m. तो ये कितना आ गया? f/2m tan थीटा. tan थीटा कितना हो गया? ये x है, ये x है, ये l है, ये l है. tan थीटा हो जाएगा x बाय बेस, बेस परपेंडिकुलर x हो गया और बेस हो गया रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन शुड बी बी. प्रॉब्लम इज कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सिचुएशन क्लियर नहीं है. वो पूरे डायग्राम के अंदर कहीं इसने बताया नहीं कि सिचुएशन क्या है. तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे. और मतलब ये बस इसीलिए तुम आर्काइव देखोगे ना तो आधी किताबों में ऑप्शन ए दिया है, आधी किताबों में ऑप्शन बी दिया है, डिपेंडिंग ऑन कि किसने क्या सोच लिया. सब अपनी मतलब भेड़ चाल में चल रहे हैं. किस किस को बात समझ में आ गई? और कौन सा क्वेश्चन है ये डाउट है? लिख लिया सबने गाइस? Yes, sir. हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन ए नॉट है और ये फिक्स्ड है, ये दीवार से फिक्स्ड है, इसका 0 है. तो इसका 2a नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस म्यू के एम जी इज m 2a नॉट. डन. आगे बोलो. t निकाल लेना, t निकाल लेना. हाँ या ना? और पुली पे टेंशन 2t लग रहा होगा फिर सेंटर वाले, सेंटर ऑफ पुली पे. गॉट इट और नॉट? सर फ्रिक्शन ब्लॉक पे आगे नहीं लगेगा? पीछे लगेगा. बताओ क्यों, बताओ क्यों? मैंने सोच लिया.
इसकी एक्सेलरेशन 2a0 है और जमीन की एक्सेलरेशन a0 है, तो ये ज्यादा तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और बोलो, सही है? यस सर। नेक्स्ट है ये पिछले साल डाउट्स लिए थे या नहीं लिए थे मैंने? एवरीबॉडी? हाँ भाई, ये क्या कह रहा है यार? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाएं कि इट फॉल्स फ्रीली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम? मिनिमम का मतलब ये है कि ये तो समझ में आ रहा है फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो स्मॉल एम की एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड हो गई, नॉर्मल 0 हो गया, बोलो हाँ। और इसकी एक्सेलरेशन ए इधर हो गई, एफ इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल ए हो गया, बोलो हाँ। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है इसमें? No, sir. प्रॉब्लम ये है कि फिर आगे कैसे सॉल्व करें? एफ बी अननोन है, ए बी अननोन है, इसकी एक्सेलरेशन जी है। मैंने कहा कहानी सुनो, कहानी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ये कह रही है कि ये ऐसे है, ये ज्यादा तेज एक्सेलरेट कर दूंगा, ज्यादा तेज एक्सेलरेट कर दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से यहां गिरा फ्री फॉल करते हुए, और ये ज्यादा इधर चला गया, तो कांटेक्ट नहीं रहा, हाँ या ना? ये हवा में नहीं रह गया। तुम कहोगे ये तो कांटेक्ट होना भी नहीं चाहिए, कांटेक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा थोड़ी चल रहा है। मैंने कहा यार, जब ये मिनिमम एफ की बात करेगा तो वो फ्री फॉल तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा फ्री फॉल होना चाहिए कि कांटेक्ट रहे। तुम कहोगे ऐसा कौन सा फ्री फॉल होगा कि कांटेक्ट रहे? भाई तुम ये बताओ, जब एलिवेटर अगर गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो तुम्हारे और एलिवेटर का कांटेक्ट लूज नहीं होता ना, भले ही बीच का नॉर्मल 0 हो जाता है। तुम समझे? जब एलिवेटर को तुम छोड़ देते हो तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या हो जाती है? 0। ये भी जी से गिर रहा होता है, तुम भी जी से गिर रहे होते हो, लेकिन कांटेक्ट छूटता है क्या? नहीं गिर छूटता। क्यों नहीं छूटता? मतलब हाँ, just- मतलब वो ऐसा हो जाता है ना कि तुम भी वेटलेस हो गए, मतलब तुम्हारा भी नॉर्मल 0 हो गया, नॉर्मल 0 हो गया, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, बोलो हाँ। Yes. समझे? तो इसके अंदर ये ऐसी ही बात कह रहा है कि ये नीचे गिरे, ये इधर जाए, लेकिन कांटेक्ट रहे, नॉर्मल 0 के साथ कांटेक्ट रहे। क्योंकि अगर नॉर्मल 0 के साथ कांटेक्ट भी लूज कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हवा में हो जाएगा और ये ज्यादा खिसक जाएगा, बोलो हाँ। ये ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है ये यहां से यहां गिरे और ये वाला यहां से सीधा यहां पहुंच गया इतनी देर में, बोलो हाँ। सर वो मिनिमम मिनिमम वाली बात F नहीं होगी, मिनिमम Yes. एफ नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, मोर देन मिनिमम हो जाएगा। कम से कम एफ बोल रहा है ये कि भैया कांटेक्ट 0 हो जाए, मतलब नॉर्मल 0 हो जाए, हाँ या ना? तो इसका मतलब स्टेटमेंट A3 लगाने की बात कर रहा है ये एक तरीके से, बोलो हाँ। ही इज सेइंग कि अप्लाई स्टेटमेंट A3। तुम कहोगे स्टेटमेंट A3 तो तब लगाते थे जब एक बॉडी के कांटेक्ट में दूसरी बॉडी चलती है। मैंने कहा ये यही कह रहा है कि कांटेक्ट अभी है एक तरीके से, हाँ या ना? ये हवा में नहीं आया है, ये इसके सरफेस पे ही लग रहा है लोगों को, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। ज्यादा बड़ा एफ कर दोगे तो वो हवा में लगेगा कि वेज तो भाग गया, वेज तो भाग गया और वो हवा में आ गया, हाँ या ना? वो कह रहा है कि नहीं नहीं, वेज इतना गिरे, इतना जाए कि वो ऐसा लगे कि इसके साथ साथ ही है, हाँ या ना? अगर उसके साथ साथ ही लग रहा है तो स्टेटमेंट A3 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एवरीबॉडी, परनी का ये बात समझ में आई है? यस सर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम शुड बी अलोंग कॉन्टेक्ट सरफेस। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कितना हो गया? जी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम क्या हो गया? माइनस करा तो इधर ए, एंड दिस शुड बी अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो मतलब दिस शुड बी एट एंगल थीटा, तो जी बाई ए इज टेन थीटा। कैन आई से ए इज जी कॉट थीटा? तो एम जी कॉट थीटा सी। किस किस को चमका गाइस? बोलो हाँ। यस सर। एवरीबॉडी।
और कौन सा बताना है? 30th भाई। मतलब पॉइंट इस पूरी कहानी में ये था कि तुम्हें स्टेटमेंट A3 लगाना है, और क्यों लगाना है उसके पीछे। इसका बाय द वे आंसर सी है, पीछे गलत दिया हुआ है, आंसर इसका सी है। किसी ने सॉल्व किया? यस सर। एनीबडी, किसी का डाउट था भी है नहीं चाहिए? हेलो, तो बता ही नहीं रहा भाई। ये क्या कह रहा है? ऊपर वाला है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, मैक्सिमम कितना लग सकता है? 0.5 इंटू 20, 10 लग सकता है। अब ये नीचे वाला है, इस पे लग सकता है 10 इधर, और ये वाला फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल हो गया 60 इंटू 0.25, तो 60 का 1/4, 15 4 जा 60 होता है 15, तो इधर हो गया 5t। तो ओके, इसका मतलब इसकी इसमें एक्चुअली 3 केस बनेंगे, इसमें बेसिकली 3 केस बनेंगे। पहला केस तो बनेगा 5t इक्वल टू 15 वाला, t इक्वल टू 3। उससे पहले तो कोई भी नहीं चलेगा, उससे पहले तो ऊपर वाले का फ्रिक्शन 0 होगा। बोलो हाँ। भाई नीचे 5t लग रहा है, और जब तक ये 15 के बराबर नहीं होगा तब तक ये वाला फ्रिक्शन कितना है? 0। बोलो हाँ। और एक्सेलरेशन दोनों की क्या है? 0। किस किस को चमका? तो 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ एनीबॉडी, ऊपर वाला फ्रिक्शन वुड बी 0। किस किस को ये समझ में आया है? हाँ या ना? नहीं समझ में आया पूछ लो यार। परिधि समझ में आ रहा है? 0 से 3 सेकंड के बीच में, बीच वाले दो डब्बों के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, नीचे वाली फ्रिक्शन लग रही है सिर्फ। अब नीचे वाली फ्रिक्शन लिमिटिंग आ गई, वो काइनेटिक हो गई, तो दूसरा केस होगा जिसमें ये साथ साथ चलने लग जाएंगे। जब ये साथ साथ चल रहे होंगे उस केस में एक्सेलरेशन क्या लिख देना? 5t माइनस 15 बाय 6, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी तो ऊपर वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि ये ए बढ़ता जा रहा है। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो गलती से ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया, तो लिमिटिंग हो गया तो ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो जानी चाहिए? 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी 5 हो जानी चाहिए। तो जब ये 5 हो जाए तो ये हो गया 6 5 जा 30, 30 प्लस 15 इज बाय 5, 45, 5 9 जा 45, t इक्वल टू 9 सेकेंड पे। इसका मतलब t इक्वल टू 3 से 9 के बीच में साथ में मूव करेंगे। बोलो हाँ। सेम एक्सेलरेशन से। उसके बाद ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। इसने तो फ्रिक्शन के बारे में पूछा था, ऐसा फ्रिक्शन आएगा। बोलो हाँ। बीच में जो फ्रिक्शन था पहले 0 था 3 सेकंड तक, 3 से 9 के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता गया, और 9 पे ऊपर वाला फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा 10 पे आके। बोलो हाँ। यस सर। अब अगर कोई क्वेश्चन बोले कि 10 सेकंड पे दोनों की अलग अलग वेलोसिटी बताओ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर नीचे वाले के लिए तो अलग से कर देंगे और ऊपर वाले के लिए सर इंटीग्रेशन से। नहीं, पहले इंटीग्रेशन करोगे और उसमें भी दिक्कत आएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ ईच पूछी है t इक्वल टू 10 सेकंड पे, कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे पहले तो ये वाला फंक्शन लगाओ, 5t माइनस 15 बाई 6 इंटू डी टी इक्वल टू डी वी, इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी इज 0 एट 3 सेकेंड। हाँ या ना? वेलोसिटी इज v1 एट 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकाल दी। यस सर। और फिर अलग करेंगे। अब आखिरी वाले 1 सेकेंड में ऊपर वाले की एक्सेलरेशन 5 है, तो कह देना v इज इक्वल टू v1 प्लस 5 इंटू 1, आखिरी के 1 सेकेंड में 9 से 10 वाला। और नीचे वाले का एक्सेलरेशन वेरिएबल आ गया, उसका नया फंक्शन बनेगा। नया फंक्शन क्या बनेगा? 5t माइनस 10 माइनस 15 बाई 4 इंटू डी टी इक्वल टू डी बी। बोलो हाँ। ये डिफरेंट फंक्शन नहीं बन रहा है? 5t माइनस 25 बाई 4, और उसका वेलोसिटी v1 है,
एट 9 सेकेंड, वेलोसिटी v2 हो गया एट 10 सेकेंड। बोलो हाँ। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया सर। गॉट इट। बोलो 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 बोलो। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. गाइस मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई दो डब्बे कनेक्टेड बाय अ टाइट स्ट्रिंग है और ये v1 है, ये θ1 है, ये टॉप व्यू है, ये v2 है, ये θ2 है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये टाइट रस्सी है अगर, तो कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी along the string is same along a कैसी string? टाइट inextensible string। कैसी string? टाइट and inextensible string is same। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कह सकता हूं? v1 cos θ1 is v2 cos θ2। किस किस को चमका गाइस? क्योंकि रस्सी के अलोंग नेट वेलोसिटीज का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अगर v2 cos θ2 बड़ा हो जाता है v1 cos θ1 से, तो रस्सी इलोंगेट हो गई, और v1 cos θ1 अगर बड़ा हो जाता है v2 cos θ2 से, तो रस्सी स्लैप हो गई। हाँ या ना? इलोंगेट नहीं होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल है, और टाइट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब v1 cos θ1 शुड बी v2 cos θ2। गाइस हाउ इज द ट्रिक? अरे बोलो हाँ सर, गॉट इट गॉट इट। एवरीबॉडी सो रहे हैं। अब जैसे सपोज करो, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, ये बच्चा है, ये प्रभाकर है, ये वेलोसिटी v0 से इस पॉइंट को लेके भाग लिया, और ये एंगल थीटा है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस मास m? वेलोसिटी ऑफ m एट दिस इंस्टेंट। अब सुनो मेरी बात, ये टेक्निकली तो कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर मैथमेटिकली कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे गाइस? यस सर। सर फिक्स पॉइंट से x और h लेंगे। ये ले लो और x। अरे रुक जाओ मैं करा रहा हूँ। h ले लो, तो हम कह देंगे dx बाई dt तो हो गया v0। इसको ले लो y, तो dy बाई dt हो गया माइनस dy बाई dt हो गया v1। बोलो हाँ। किस किस को चमका? माइनस dy बाई dt इज v1। गॉट इट और नॉट? यस सर। रस्सी की लेंथ कितनी होगी? रस्सी की लेंथ कितनी होगी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई इज एल। गाइस चेन रूल से डिफरेंशिएट करना आता है? यस सर। 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 2x x इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt इक्वल टू 0। 2 से 2 काट दिया, हाँ या ना? dx बाई dt को लिख दिया v0, dy बाई dt को लिख दिया माइनस v1। तो v1 कितना आ गया? v1 आ गया v cos थीटा। cos थीटा। बोलो हाँ। किस किस को चमका? यस सर। और इसको सोचने का दूसरा तरीका कैसे सोचा मैंने कहा भैया अलोंग द रस्सी, ये रस्सी है, इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो गया? v0 cos थीटा। दैट शुड बी सेम एज वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी शुड बी v1। वर्बली हो गया, डन। किस किस को चमका? यस। हाँ या ना? लिख लिया सबने? सर ये एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है? नहीं, एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है, सही पूछा जाए तो।
लोग भले ही लोग कई बार जो पेपर वाले बनाने वाले हैं ना, वो गलती से इसको लगा देते हैं एक्सेलरेशन पे कि A1 इज A0 cos थीटा। हालांकि प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि जब तुम इस चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ना, तो d थीटा बाई dt वाली टर्म भी आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। वो गधे हैं, वो d थीटा बाई dt वाली टर्म लेते ही नहीं। बोलो हाँ या ना? अगर थीटा को कांस्टेंट थोड़ी ले सकते हो, थीटा भी तो वेरिएबल है या नहीं है? यस सर। तो cos थीटा तो यहाँ पर सही पूछा जाए, तो अगर कोई कुछ कोचिंग वाले या कुछ जो पेपर बनाने वाले हैं, वो कई बार ना ऐसे लगा देते हैं A1 इज A0 cos थीटा, जो कि एक्चुअली गलत है। क्योंकि अगर तुम इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा A1 dV1 by dt इज A0 cos थीटा, A0 cos थीटा प्लस प्लस V0, और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा इंटू d थीटा बाई dt। बोलो हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो कौन मैसेज मार रहा है भाई? ये क्या हो गया? ओके 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 ओके, ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? और सर डी थीटा बाई dt क्या होगा सर इस केस में? अबे तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि इसीलिए फिर मतलब फिर वो एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल के कारण भी एक टर्म आ जाएगी। सर वो क्या होगी अरे टर्म? मुझे क्या पता क्या होगी, हो सकता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हो ये, या कुछ भी बोल रहा हो, ये डी थीटा बाई डी टी कुछ भी बोल रहा हो। हाँ या ना? यस। मतलब इसका मतलब ये एक्सेलरेशन के लिए टेक्निकली वैलिड है नहीं। अब वो डिपेंड करता है ना, जब पेपर बना रहे थे तो वो कितना मतलब खुश थे अपनी जिंदगी से। गाइस तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पेरेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई पता नहीं सर, चेक कर लोगे बच्चे पढ़ तो रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। भाई करके आए हो डाउट्स, ऐसे तो नहीं है कि जबरदस्ती मतलब कुछ ही बच्चे करके आए हैं बाकी सब मस्ती मार रहे हैं। क्यों गाइस? ये वाला क्वेश्चन खुद करो। ये क्वेश्चन खुद करो। ये U से जा रहा है, ये U से जा रहा है, और ये M है, ये थीटा है, ये थीटा है। वेलोसिटी ऑफ M बताओ। प्रीवियस ईयर मेंस को प्लीज डोंट गिव मी द आंसर, ओके, एंड डू इट बोथ मेथड्स, कंस्ट्रेंट वाले तरीके से भी और वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रस्सी वाले से भी। बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन ये करो, ऐसे है, ऐसे है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये दीवार पे स्लाइड कर रही है, ये एंगल थीटा है, ये V0 से इधर जा रही है, ये पॉइंट A है, ये B है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। Velocity of center of mass of rod in terms of V0 and theta. In terms of V0 and theta. Got it or not? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसी है, ये रॉड है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये V0 से जा रहा है, ये B है, ये जमीन है। वेलोसिटी ऑफ B। बोलो हाँ। चलो गाइस मैं आता हूँ 5 मिनट में, करो इस क्वेश्चन को तीनों को, ठीक है? इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस रस्सी ले लो, V cos थीटा
should be u. v equal to u upon cos theta. ये आंसर है, समझे एवरीबॉडी? नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी करना होता है, ध्यान रखना। कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, हाँ या ना? सर इसका उल्टा क्यों नहीं होता वैसे? और क्या बोलोगे यार, मतलब तुम क्या इसका उल्टा क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी है, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट रस्सी के अलोंग सेम कर देना। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कंपोनेंट्स का कंपोनेंट लेंगे क्या? नेट वेलोसिटी का ही तो कंपोनेंट लेंगे। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, गलती क्या करते हैं, यहाँ पर u ले लेते हैं, यहाँ पर u ले लेते हैं, 2u cos थीटा v बोल देते हैं। वो गलत है। 2u cos थीटा को v नहीं बोलोगे, ये गलत है। इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखो और उसका कंपोनेंट अलोंग द रस्सी लोगे ना तुम। इसकी वेलोसिटी तो u है ही नहीं, हाँ या ना? इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ लिखोगे ब्लू कलर से, उसका कंपोनेंट अलोंग द रस्सी लोगे। और इसीलिए लोग गलती कर देते हैं ट्रिक लगाते हुए, इसीलिए इसको मैथमेटिकली करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए एवरीबॉडी? अरे बोलो कि हाँ सर आता है मैथमेटिकली, या नहीं आता? सर आता है सर। तुम्हें आता है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसे साइलेंट, मतलब चुप्पी साध के बैठे हैं कि भाई कि बस पकड़ में ना आ जाए हम। ये कह दो कि ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है h, ये ले लो x और ये ले लो y, हाँ या ना? तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज बेसिकली y। अब डिफरेंशिएट मारो, 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू x। अरे यार गलत करवा देना, इंटू 2x इंटू dx बाई dt इज dy बाई dt। बोलो हाँ। यस सर। अब dy बाई dt हो गया माइनस u और dx बाई dt हो गया माइनस v। बोलो हाँ। 2 से 2 कट गया और x अपॉन दिस पूरा जो लिखा था, तो ये हो गया x अपॉन, ये हो गया cos थीटा, तो ये हो गया v अपॉन v cos थीटा इज u। बोलो हाँ। यही आया आंसर, बोला था नहीं बोला था मैंने? सर जो dy बाई dt है सर, वो माइनस यू क्यों होगा सर? तो वो तो वही बात तुम होगी बताओ, ना आपकी के। तुम बताओ ना कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ है, इसका रेट ऑफ डिक्रीज यू नहीं है? अब तुम कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तो मतलब ये कह रहे थे कि ये वाला पॉइंट यू से इधर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली ये इसका रेट ऑफ डिक्रीज यू नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, अगला कौन सा क्वेश्चन दिया था? रॉड वाला दिया था मैंने, ये वाला दिया था। गाइस पेपर देना है सबने अगली क्लास के अंदर। मेरे को लगता नहीं आज हम पेपर डिस्कस कर पाएंगे काइनेमेटिक्स का। क्यों गाइस, लग रहा है तुम्हें एवरीबॉडी? सर कर लेंगे कुछ। ये v नॉट से जा रहा है, ये एंगल थीटा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 हो जाएगी? रॉड का इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड इज v नॉट cos थीटा इज v1 cos 90 माइनस थीटा, तो v1 इज v नॉट cot थीटा। चलेगा? समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. दूसरा तरीका करने का क्या है, इस डिस्टेंस को ले लो x और इस डिस्टेंस को ले लो y। कैन आई से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज l स्क्वायर? कैन आई से 2x dx बाई dt प्लस 2y इंटू dy बाई dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोलो हाँ। ये आ गया x, dx बाई dt हो गया v नॉट इज y और ये हो गया माइनस v1, माइनस v1 तो ये y v1, तो v1 कितना हो गया? v नॉट x बाई वाई दैट इज cot थीटा। किस किस को चमका गाइस? Yes, सही sir. सही पूछा जाए तो ये x था, ये y था,
तो ये वाले के कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के क्या हो जाएंगे, x,2 y,2। किस किस को ये समझ में आ रहा है? अगर ये x था तो ये इसका x कोऑर्डिनेट x/2 हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट y/2 हो जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर x का dx/dt था, इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का x/2 का d/dt। बोलो हाँ, दैट इज 1/2 dx/dt। तो बेसिकली v0/2 हो गया। तो v0/2 इधर हो गया, और y एक्सिस में वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, v1/2। v1/2 हो जाएगा v0 cot θ/2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0/2, y कंपोनेंट v0 cot θ/2। एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ या ना में रिप्लाई करोगे सर हो गया? Yes. हो गया। Yes, sir. ऐसे था। ये θ1 है, ये θ2 है। इधर की तरफ वेलोसिटी v0 है, v0 cos θ2। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 होगी, ये एंगल हो जाएगा θ1 माइनस theta 1 minus theta 2. रॉड के अलॉन्ग वेलोसिटी हो जाएगी v0 cos θ2 इज v1 cos θ1 माइनस θ2। बोलो हाँ। Yes. नेट वेलोसिटी अलोंग द रॉड इज सेम। नेट वेलोसिटी अलोंग द रॉड इज सेम, क्योंकि रॉड इज लेंथ कांस्टेंट। तो एक तरीके से उन दोनों के बीच का वो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। हाँ या ना? Yes, sir. इनकम्प्रेसिबल रॉड होती है। गॉट इट और नॉट? सो यू आस्क्ड मी दिस डाउट, यू आस्क्ड मी दिस डाउट। एम आई राइट? सपोज करो क्वेश्चन टेक्निकली ये है, ये बी है, इसकी ये डायग्राम में कुछ कुछ मिसप्रिंट है, ये वेलोसिटी वी है ऐसे, और ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस h है। ठीक है? यहां तक क्या मैं ये कह सकता हूं ये डिस्टेंस y ले लो, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी v, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, दैट इज v रिलेटिव, दिस इज dy/dt। बोलो हाँ। यस सर। तुम कहोगे ये v रिलेटिव क्यों है? अरे भाई ये तो रिलेटिव पोजीशन नहीं है y, तो इसकी टेक्निकली नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वी। प्लस v है। एम आई राइट? किस किस को चमका ये चीज? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ बी इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। अब थोड़ा कंस्ट्रेंट लगा दो, ये लेंथ y हो गई, ये लेंथ पाइथागोरस से लिख देंगे √x² प्लस h²। क्या मैं कह सकता हूँ √h² प्लस x² प्लस y इज l, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा 1/√h² प्लस x², 2 भी आएगा, 2 कट जाएगा, इंटू x इंटू dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू 0। dy/dt को लिख दिया vr, dx/dt को लिख दिया माइनस va। तो इसका मतलब vr की वैल्यू आ गई xva अपॉन √x² प्लस h²। लेकिन vr नहीं पूछा है, इसने वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है, टोटल वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ या ना? तो ये वाला आंसर नहीं है। इसके अंदर क्या करोगे, vr का स्क्वायर प्लस va का स्क्वायर का अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा x² va² अपॉन x² प्लस h² प्लस va² का रूट। हाँ या ना? ये ऑप्शन आ जाएगा। किस किस को चमका? आसान क्वेश्चन था नहीं था गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भाई किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रैक ऐसा है? इधर देखो, ये ट्रैक ऐसे है, ऐसे। हाँ या ना? स्ट्रेट है, फिर कर्व है,
फिर स्ट्रेट है, हाँ या ना? Yes, sir. समझे? जब ये बीड जो है ये कर्व पार्ट पे जाएगी, जब ये बीड इस कर्व पार्ट पे जाएगी, किस किस को फील आ रही है ये बीड किसी एंगल पे चली जाएगी ऐसे, जब ये इस कर्व पार्ट पे जाएगी, ऐसे है ये ट्रैक, ऐसे है, समझ में आ रहा है? ये बीड टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल लगेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एन ऐसे लगेगा, एन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एन का वर्टिकल कंपोनेंट एम जी को बैलेंस करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ना वो सेंटर की तरफ होगा। बोलो हाँ, समझे कि नहीं Yes, sir. समझे? Yes. एन साइन थीटा हो जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय आर, और एन कॉस थीटा हो जाएगा एम जी। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये जो बीड है ना ये टेढ़ी होके जाएगी, ये टेढ़ी एंगल पे होके जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ध्यान से तुम किसी इंस्टेंट पे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो ये बीड ऐसे दिखेगा, ये सर्कल टाइप दिख रहा है, और जो रॉड है ना बीच वाली वो रॉड ऐसे दिखेगी जिसपे वो ट्रैक पे जा रहा है, हाँ या ना? ये तो रॉड हो गई जिसपे वो ट्रैक पे जा रहा है, ये तो ये वाली रॉड हो गई, ये जो सॉलिड रॉड है ये ट्रैक वो रॉड होगी, और जो बीड है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा ऐसे। बोलो हाँ। यस सर। और जो नॉर्मल लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, और जो ये वाला है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, हाँ या ना? ये वाला है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इससे एन कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय आर का होल स्क्वेयर प्लस एम जी का होल स्क्वेयर का अंडर द रूट। बाय द वे ये आराम से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। भाई ये वाला तो नहीं कराना है, ये बता दो जरा, एक सेकेंड, ये वाला ये नो सर। कराना है? तुम मुझे मत बताओ, बाकी किसी से पूछ रहा हूँ। एनीबॉडी ये कराना है क्वेश्चन? हाँ No, भाई, sir. No, sir. आर यू श्योर? जरा डाउट सा होता है, मुझे डाउट सा होता है। करो जरा ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ भाई, कैन यू डू दिस क्वेश्चन?